Hello everyone, now I am talking about aquaporin. एक्वापोरिन वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल टाइप का चैनल होता है। अब जो एक्वापोरिन है ये अलग अलग सेल्स पे की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रहते हैं वो आरबीसीज की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये टेट्रामर से बनते हैं। अब जो टेट्रामर है मतलब 4 आइडेंटिकल मोनोमर यूनिट होती है, तो ये मोनोमर यूनिट मिलकर टेट्रामर फॉर्म करती है और हर एक मोनोमर यूनिट में 6 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलाइसिस होते हैं इस तरीके से, और 2 शॉर्ट हेलाइसिस प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड होते हैं, इसके अगर लुमेन में हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड जो है वो वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे और इजीली वाटर को पास करवा देंगे। लेकिन जो पॉजिटिव अमीनो एसिड रहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड रहते हैं, वो रिपल्शन का काम करते हैं। वो रिपेल करते हैं किसको? हाइड्रोनियम आयन और प्रोटॉन को। हाइड्रोनियम आयन और प्रोटॉन को रिपल्शन का काम करते हैं। अब ये जो 2 शॉर्ट हेलाइसिस होते हैं, ये इस तरीके से लुमेन फॉर्म करते हैं, मतलब एक सिलेक्टिव सिव से क्या समझ में आ रहा है कि C4 सिर्फ इससे वाटर मॉलिक्यूल ही पास करेंगे। तो यहाँ इस तरीके से पॉजिटिव डाइपोल अरेंज होता है और यहाँ से सिर्फ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल H2O सिंगल वाटर मॉलिक्यूल पास होता है। और ये जो पॉजिटिव डाइपोल है ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं प्रोटॉन होपिंग को। प्रोटॉन होपिंग क्या होती है? यहाँ ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल है H2O और ये मेरा हाइड्रोनियम आयन है H3O। ये इधर आया, मतलब हाइड्रोनियम आयन मतलब वाटर मॉलिक्यूल एक प्रोटॉन को लेगा तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोनियम आयन में। और ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है, लेकिन फिर भी एक्वापोरिन जो है ये इस प्रोटॉन होपिंग को रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब ये किसी और मॉलिक्यूल को यहाँ से पास नहीं होने देता है, तबकि इस प्रोसेस के फास्ट। और अगर सपोज ऐसा हो जाता है, अगर वाटर मॉलिक्यूल के अलावा कोई प्रोटॉन पास कर गया, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है मेम्ब्रेन का वो डिस्टर्ब होगा, मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब हुआ मतलब सेल की बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी को नुकसान पहुंचेगा। दूसरा जो एनर्जी प्रोडक्शन है, जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अब अगर मैं एक्वापोरिन 2 की बात करूँ तो एक्वापोरिन 2 जो है हमारे किडनी पर प्रेजेंट होता है और ये वैसोप्रेसिन हार्मोन रेगुलेट करता है वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को। हम ये डायबिटीज़ में पढ़ चुके हैं कि कैसे मतलब ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स रहते हैं और कैसे इंसुलिन सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं ये बात करूँ यहाँ पर ये एक्वापोरिन है के चैनल से, तो ये जो एक्वापोरिन के चैनल है ये वेसाइकल के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल के फॉर्म में ये इस तरीके से इंटरनलाइज होते हैं। और क्योंकि हर वक्त एक्वापोरिन जो है ये सेल की सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है, वैसोप्रेसिन हार्मोन की प्रेजेंस और अब्सेंस बहुत मैटर करती है। किस तरीके से? क्योंकि यही वैसोप्रेसिन हार्मोन है जो कि सिग्नल देगा, किसको सिग्नल देगा? ये एक्वापोरिन को, ताकि ये एक्वापोरिन रीलोकेट होकर सेल की सरफेस पे आए। मतलब अगर ये सेल की सरफेस पे एक्सपोज होंगे एक्वापोरिन तो रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। क्योंकि डायबिटीज़ इंसिपिडस के पेशेंट में क्या होता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड हो जाता है, मतलब कि जो वो यूरिन होती है उनकी वो डाइल्यूटेड यूरिन होती है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता है। क्योंकि एक्वापोरिन तो हमेशा सेल की सरफेस पे नहीं रहते हैं और ये वैसोप्रेसिन ही रेगुलेट करता है ये भी। तो ये वैसोप्रेसिन अगर सिग्नल देगा तो एक्वापोरिन सेल की सरफेस पर आएंगे और एक्वापोरिन के नंबर ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नंबर एक्वापोरिन के मतलब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा, मतलब वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा। तो इस तरीके से ये डायबिटीज़ इंसिपिडस के पेशेंट में भी और किडनी पे भी जो एक्वापोरिन प्रेजेंट होते हैं किस तरीके से काम करता है और ये वैसोप्रेसिन हार्मोन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में।